नमस्कार दोस्तों। अवसर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार नाई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुगल बादशाह औरंगजेब। हमने क्रम के हिसाब से दिल्ली सल्तनत और उसके बाद में मुगल वंश के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम मुगल वंश के सबसे पावरफुल और सबसे अंतिम पावरफुल बादशाह के बारे में बात करेंगे। वो थे औरंगजेब, जिनके बारे में काफी रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए और सर्वाधिक लंबे समय तक शासन किया, और अंतिम बादशाह जिन्होंने अपनी सत्ता को सुदृढ़ किया, वह अपनी सत्ता को साम्राज्य का विस्तार भी किया। औरंगजेब का शासनकाल 1658 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक रहा है। इनका जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को दुहद गुजरात में हुआ था। पिता का नाम था मुगल बादशाह शाहजहां और माता का नाम था मुमताज महल। औरंगजेब वो अपने बहन भाइयों में छठे नंबर पर था तथा भाइयों में ये केवल तीसरे नंबर पर था, यानी ये अपने भाइयों में छोटा था। पत्नी फारस के घराने की राजकुमारी दिलरस बानो बेगम से औरंगजेब का विवाह हुआ था। औरंगजेब, हम इतिहास में जब पढ़ते हैं तो औरंगजेब एक विद्रोही पुत्र के रूप में सामने आते हैं। शाहजहां को वो कैद में डालते हैं और उसके बाद उसके जीते जी है वो बादशाह बन जाते हैं। इसके पीछे कारण है, क्यों ऐसा होता है कि औरंगजेब अपने पिता से विद्रोह करते हैं। हम शुरुआत में देखते हैं कि विद्रोह थोड़ा विद्रोह सभी करते हैं। अकबर के शासनकाल में जहांगीर ने विद्रोह किया, जहांगीर के शासनकाल में शाहजहां ने विद्रोह किया, लेकिन औरंगजेब इतना कट्टर साबित क्यों हुआ? उसके पीछे कारण है। उसके पीछे औरंगजेब की कट्टरता और अपने पिता के प्रति विद्रोह को जानने के लिए हमें उनके शुरुआती जीवन का अध्ययन करना पड़ता है। शुरुआती जीवन में जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि औरंगजेब का जन्म है वो दोहद गुजरात में हुआ और उसके बाद वो पला बढ़ा। 1634 ईस्वी में दक्कन का उसे सूबेदार बना दिया गया। दक्कन महाराष्ट्र को कहा जाता था। फिर गुजरात का, फिर बदस खान का, वह बाल्क अफगानिस्तान का सूबेदार बना दिया गया। उसके बाद में मुल्तान व सिंध का गवर्नर भी औरंगजेब को बनाया गया। इन बातों से हमें यह पता चलता है कि औरंगजेब को शाहजहां के द्वारा निरंतर अपने से दूरी बना करके रखा गया, यानी कि शाहजहां का जो वास्तविक प्रेम था वो औरंगजेब को नहीं मिला। इस कारण प्रेम का अभाव भी विद्रोह पैदा करता है और वो विद्रोह आगे जाकर के शाहजहां को भी झेलना पड़ा। अब बात करते हैं हम 1652 ईस्वी की। दक्कन पर पुनः सूबेदार बना दिया गया औरंगजेब को, और एक घटना घटित हुई। उस दौरान क्या हुआ कि औरंगजेब गोलकोंडा व बीजापुर के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था और युद्ध एकदम निर्णायक स्थिति में था। और शाहजहां ने क्या किया, जो कि उस समय मुगल बादशाह थे, उन्होंने सेना बुला ली। इस दौरान क्या हुआ कि औरंगजेब है उसमें विद्रोह की भावना पैदा हुई। क्यों ऐसा शाहजहां ने क्यों किया? क्योंकि शाहजहां का जो बड़ा बेटा था दारा शिकोह है, उससे शाहजहां बहुत ज्यादा प्रेम करता था और उसी को वह बादशाह बनाना चाहता था। इस कारण औरंगजेब दारा शिकोह से दारा शिकोह के प्रति अत्यधिक प्रेम, औरंगजेब के प्रति एक द्वेष साबित हुआ और उसके कारण ही औरंगजेब ने विद्रोह शुरू कर दिया। हुआ कुछ यूं कि 1657 ईस्वी में शाहजहां के बीमार पड़ने पर उनके चारों पुत्रों दारा शिकोह, शुजा, मुराद व औरंगजेब में उत्तराधिकार युद्ध प्रारंभ हो गया। 1657 ईस्वी में शाहजहां बीमार हुआ। बीमार होते उनको पुत्रों को यह लगने लगा कि अब शाहजहां मर जाएगा, इसलिए वो आपस में सत्ता के लिए लड़ने लगे। उन्होंने अपने पिता को दवाई दिलाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, उन्होंने सत्ता के बारे में सोचा। अब हुआ 18 जून 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। 18 जून 1658 ईस्वी में। और अब युद्ध हुए 25 अप्रैल 1658 ईस्वी को
धर्मत का युद्ध हुआ। ये दारा सिकोया व औरंगजेब के मध्य हुआ। इसमें जोधपुर के जो तत्कालीन शासक थे जसवंत सिंह, वो भी इसमें थे। और औरंगजेब वो दारा सिकोया की तरफ से लड़े थे, लेकिन इसमें क्या हुआ कि औरंगजेब जीत गया। औरंगजेब को इस विजय के साथ क्या हुआ कि उसका हौसला काफी तीसरे आसमान पर पहुंच गया। और उसके बाद में उसने क्या किया कि सामूगढ़ का युद्ध लड़ा 1658 ईस्वी में। जो भी दारा सिकोया और औरंगजेब के मध्य हुआ, इसमें भी दारा की हार हुई। देवराय का जो युद्ध था वो 12 से 14 अप्रैल 1659 ईस्वी को लड़ा गया था, जिसमें दारा पूरी तरह से हार गया और इस्लाम के विरुद्ध कार्य करने के कारण औरंगजेब ने दारा की हत्या करवा दी। और इसी के साथ दारा का अध्याय वो समाप्त हो गया और औरंगजेब का मार्ग है वो पूर्णतः साफ हो गया। इस सत्ता संघर्ष के बाद दिल्ली में 13 जून 1659 ईस्वी को औरंगजेब का राज्याभिषेक हुआ। औरंगजेब ने 2 वर्ष लगातार सत्ता संघर्ष किया और उसके बाद में उसने क्या किया कि सत्ता पर अपना वास्तविक कब्जा कर लिया और कब्जा करने के साथ ही वो मुगल बादशाह बन गया। औरंगजेब ने अपने पिता को पहले ही आगरा के किले में बंदी बना करके छोड़ दिया था। औरंगजेब ने शासक बनने के बाद असम, कूच बिहार, रंगपुर, कामरूप व मारवाड़ के राठौड़ों को जीता। यानी औरंगजेब का शासनकाल है वो शासनकाल लंबा रहा और उन्होंने दूर दूर तक विजय प्राप्त की। लेकिन जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई वो इस प्रकार थी कि औरंगजेब के शासनकाल में औरंगजेब का ज्यादातर समय दक्षिण भारत में बीता और शुरुआत में वो सूबेदार के तौर पर भी दक्षिण में रहा। उसके बाद में शासक बनने के बाद भी वहां पर लड़ाइयां लड़ता रहा और अंततः औरंगजेब की मृत्यु भी दक्षिण में ही हुई। तो औरंगजेब का जो इतिहास है वो दक्षिण से संबंधित ज्यादा आता है। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को औरंगजेब के सेनापति राजा जय सिंह, जो जयपुर का शासक था, वह मराठा शासक शिवाजी के मध्य हुई। मराठा शासक शिवाजी की उस समय शक्ति बढ़ती जा रही थी। औरंगजेब बार बार उन पर संघर्ष कर रहा था लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। तो कच्छावा शासक जय सिंह ने क्या किया कि औरंगजेब और मराठा शासक शिवाजी के मध्य संधि करवा दी। अब शिवाजी के मध्य संधि करवा दी तो संधि स्वरूप है वो एक सम्मानजनक संधि थी। शिवाजी स्वयं औरंगजेब के दरबार में आए। औरंगजेब के दरबार में जब उन्हें पीछे की पंक्ति में खड़ा किया गया तो उन्होंने देखा कि उनके आगे वो जोधपुर के शासक है वो जसवंत सिंह खड़े हैं। उन्हें बड़ा बुरा लगा कि जिस जसवंत सिंह की पीठ मेरी सेना ने देखी थी आज वो मेरे आगे खड़ा है। ऐसा सोचकर वो औरंगजेब से नाराज हो गए और औरंगजेब द्वारा उन्हें बंदी बना लिया गया और जयपुर भवन में रखा गया। लेकिन जो मराठा शासक शिवाजी थे वो बड़ी चतुराई के साथ वहां से निकल आए और पुनः अपने राज्य पर कब्जा कर लिया। औरंगजेब ने बात कर रहे थे हम औरंगजेब की, तो औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में बीजापुर को जीता और फिर उन्होंने गोलकुंडा को भी जीता। अब औरंगजेब के द्वारा जो औरंगजेब एक कट्टर शासक साबित हुआ था। वो एक सुन्नी मुसलमान था और कुरान के अनुसार अपने शासन का संचालन करता था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि हिंदुओं के प्रति पूर्णतः विरोध की नीति अपनाई और 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। इतिहास में आज हम सांप्रदायिक एकता की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो बिंदु है मंदिर तोड़ने वाली घटनाएं, इस प्रकार के जो बिंदु है वो हमें सांप्रदायिक एकता के बीच में बाधा डालने वाले जरूर साबित होते हैं। तो औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में मंदिर तोड़ने का आदेश दिया और ये बहुत ही भयंकर और क्रूर आदेश था। जो उसके पिता और उनके पूर्वज दादा परदादाओं ने, जो अकबर ने हिंदू मुस्लिम एकता की नींव डाली थी, उसे औरंगजेब ने पूरी तरह से तोड़ दिया और पुनः कट्टरता की ओर जो गजनवी प्रकार के जैसी उन्होंने नीति अपनाई। 1669 ईस्वी में उन्होंने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया। जजिया कर के बारे में यदि हम बात करें तो सर्वप्रथम हिंदुओं पर जजिया कर मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया था, लेकिन अकबर ने जजिया कर को हटा दिया और लेकिन औरंगजेब ने फिर से हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया। जजिया एक हिंदुओं पर लगाया जाने वाला एक धार्मिक कर था जो धर्म के आधार पर लगाया जाता था। औरंगजेब के सिखों से संबंध भी अच्छे नहीं रहे। औरंगजेब सिखों को भी राजी नहीं रख सका
और उन्होंने क्या किया कि सिख गुरु तेज बहादुर को मृत्युदंड दिया। औरंगजेब के समय सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे। ये एक अलग पॉइंट है, औरंगजेब कट्टर था, उसकी कट्टरता के पीछे कुछ इतिहासकार इसे एक पॉइंट समझते हैं, लेकिन ये कोई महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है। उन्होंने अपनी सत्ता को सुदृढ़ता के लिए क्या किया, इस प्रकार का कार्य किया कि औरंगजेब के जो मनसबदार थे वो सर्वाधिक हिंदू थे, क्योंकि देश में जब सर्वाधिक संख्या में हिंदू ही थे तो उन्हें मनसबदार ज्यादातर हिंदू ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि उनके पास अपनी जागीरें थी और उन जागीरों पर क्या किया, औरंगजेब ने कब्जा किया था। उन पर स्थायित्व बनाए रखने के लिए उन्होंने सर्वाधिक मनसबदार औरंगजेब ने हिंदुओं को बनाया। उससे उनकी कट्टरता में किसी प्रकार की कमी नहीं आई और नहीं उन्होंने हिंदुओं को के प्रति किसी प्रकार का सम्मान व्यक्त किया। औरंगजेब का उद्देश्य यह था कि वह दारुल हर्ब यानी काफिर यानी हिंदुओं के देश को दारुल इस्लाम यानी इस्लाम का देश बनाना चाहता था। औरंगजेब एक कट्टर शासक था जिन्होंने अकबर के द्वारा शुरुआत किए गए नवरोज व संगीत पर भी उन्होंने पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रकार से औरंगजेब का यह शासन रहा और औरंगजेब की मृत्यु 4 मार्च 1707 ईस्वी को दक्षिण के अभियान के दौरान औरंगजेब की मृत्यु हो गई और वहीं पर औरंगजेब को औरंगाबाद महाराष्ट्र में औरंगजेब को दफना दिया गया और वहीं औरंगजेब का मकबरा बना हुआ है। इसी के साथ जो मुगल बादशाह जो प्रमुख हुए उनका अध्याय समाप्त हुआ। अब हम बात करते हैं आगे की कि परवर्ती मुगल बादशाह कौन कौन से हैं। तो बहादुर शाह 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल बादशाह बने और ये एक पुर्तगाली महिला थी जिसका नाम था डोना जूलियाना डाइस डा कोस्टा के प्रभाव में रहता था। इसके अत्यधिक ज्यादा प्रभाव में रहा और इन्होंने पुर्तगालियों को काफी लाभ भी दिया और बाद में जो बहुत सारे फरूक शेर, आलम शाह, मोहम्मद शाह रंगीला, कई अनेक प्रकार के बहुत सारे छोटे छोटे और पागल प्रकार के बादशाह बने, उन्होंने कोई बड़ा तीर नहीं चलाया और उनके शासनकाल में वो धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन हो गया और 1857 ईस्वी में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को बनाया गया, जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व भी किया। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया और वहीं पर उनकी 1-2 वर्ष बाद में मृत्यु हो गई। उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी मौत पर खुद दुख भी प्रकट किया था मौत से पहले कि मैं एक बदनसीब बादशाह हूं जिसे अपने मुल्क की 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हो सकी। ये जो सब थे वो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे जिन्हें अपनी जमीन के प्रति प्रेम भी प्रकट किया। अब बात करते हैं कि हम मुगलों के प्रशासन की कि मुगल प्रशासन किस प्रकार से चलाते थे। तो जैसा कि आपको पता है कि तत्काल समय में राजतंत्र था और राजतंत्र में राजा या फिर बादशाह होता था, वो इस शासन का सर्वेसर्वा होता था। तो शासन का सर्वेसर्वा होता था वो होता था बादशाह। बादशाह के बाद में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसे वकील ए मुतकल कहा जाता था, जो वजीर भी होता था। प्रधान सदर मीर समा ये वित्त विभाग का प्रमुख होता था। वित्त मंत्री उस समय जो आता था उसे प्रधान सदर मीर समा कहा जाता था। ये थी केंद्रीय व्यवस्था मुख्यतः। और उसके बाद में हम करते हैं प्रांतीय व्यवस्था के बारे में बात। तो जो प्रांतीय व्यवस्था थी तो प्रांत है वो सूबों में बटा हुआ था और अकबर के समय क्या था कि 15 सूबे थे और औरंगजेब के समय सर्वाधिक 21 सूबे हो गए। सूबे का प्रमुख अधिकारी सूबेदार होता था और उसके बाद दीवान, फिर सदर काजी न्याय करता था, प्रांतीय बख्शी और कोतवाल जो सेना का अधिकारी होता था। उसके बाद में हम बात करते हैं मुगल शासनकाल में जिलों की शासन व्यवस्था किस प्रकार थी। तो जिलों की शासन व्यवस्था जो थी वो इस प्रकार थी कि फौजदार होता था जिले में, अमाल गुजार यानी मालगुजारी का अधिकारी होता था, बीती किसी होता था जो सहायक होता था, सिकदार परगना प्रमुख होता था, आमिल मुंसिफ होता था, खौतदार खजांची होता था, कानूनगो पटवारियों का अधिकारी होता था। तो इस प्रकार से ये मुगल शासन व्यवस्था थी और इसी के साथ क्या हुआ कि मुगल शासन व्यवस्था का अध्याय है वो सदा सदा के लिए समाप्त हो गया और मुगलों ने जो कार्य किए, प्रमुख मुगल बादशाह हुए, उनके बारे में हमने अध्ययन किया। तो आज और इस वीडियो में इतना ही। इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।